शाम के समय एक बुजुर्ग महिला एयरपोर्ट के बाहर रोड किनारे बैठी हुई है और वह फूट फूट कर रो रही है। बार बार अपनी साड़ी के पल्लू को उठाती है और उससे अपने आंखों के आंसुओं को पोंछती है। तभी वहां पर एक ऑटो वाला आता है तो ऑटो वाला उस बुजुर्ग महिला से रोने का कारण पूछता है। तो बुजुर्ग महिला रो रो कर अपनी पूरी कहानी उस ऑटो वाले को सुनाती है और इस कहानी को सुनने के बाद जो ऑटो वाला था वह भी फूट फूट कर रोने लगता है। कौन थी वह बुजुर्ग महिला जो वहां पर बैठकर रो रही थी और क्या ऐसी उसकी कहानी थी जिसे सुनने के बाद वह ऑटो वाला भी रोने लगा था? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई के नासिक के अंदर एक घर है जिस घर के अंदर काफी सारे किराए के कमरे बने हुए हैं और उस घर की मालकिन जिसका नाम है शांति देवी, वो भी उसी घर के अंदर रहा करती है। शांति देवी का एक इकलौता बेटा है जिसका नाम है विकास। विकास जो कि कनाडा में रहा करता है और वहीं पर नौकरी किया करता है। विकास की शादी भी हो चुकी है और उसकी पत्नी का नाम है उषा। अब उषा और विकास विदेश में रहा करते हैं लेकिन उनकी माँ यहाँ मुंबई वाले घर में रहा करती है। उसके पास ढेर सारा किराया आया करता है और साथ में उनकी कुछ पुश्तैनी जमीन है जिस पर खेती बाड़ी होने के बाद कुछ रुपए पैसे शांति देवी को मिल जाया करते हैं। यानी कि शांति देवी को रुपए पैसों की तो कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो केवल प्यार की। उसका बेटा उससे दूर रहा करता है और अब धीरे धीरे उसके बेटे ने उससे बात करना भी बहुत ही कम कर दिया था। अब इसके बाद शांति को बुरा तो बहुत लगता है लेकिन फिर वो सोचती है कि कोई बात नहीं, अब बेटा बड़ा हो गया है तो वो अपनी फैमिली में व्यस्त हो गया होगा। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उसके बेटे को भी एक बेटा हो जाता है और उसको देखने के लिए शांति देवी अपने बेटे से कहने लगती है कि बेटा अब तो तुम यहाँ पर आ जाओ, मुझे अपने पोते को देखना है और मैं इसे देखना चाहती हूँ। लेकिन उसका बेटा बार बार कोई ना कोई बहाना लगा दिया करता और अपनी माँ से बात करने में परहेज करने लगता है। शांति देवी इन सभी बातों को सोच सोच कर बड़ी परेशान होती है लेकिन वहां पर उनके लिए एक सहारा था। जिस घर में शांति देवी रहा करती थी उसने अपने कई कमरे किराए पर उठा रखे थे और उन्हीं कमरों में से एक कमरा एक लड़के ने ले रखा था जो पूरी तरह से अनाथ था और रोड किनारे ठेला लगाया करता था और ठेला लगाने के बाद उसी कमरे के अंदर रहा करता था। वह लड़का शांति देवी को मामा कहकर उससे घंटों तक बातें किया करता था और इसी तरह से शांति देवी का समय व्यतीत होने लगता है। लेकिन शांति देवी हर महीने उस लड़के से किराया वसूल किया करती थी कि कहीं इस लड़के को ऐसा ना लग जाए कि मैं इस पर रहम कर रही हूं और ये कमाना धमाना बंद कर दे। इसी तरह से समय बीतता और समय के साथ साथ एक दिन अचानक से शांति देवी के बेटे विकास का फोन आता है और वो कहता है कि माँ आज हम वहां पर आ रहे हैं और हम वहीं पर रहेंगे कुछ दिनों। अब इस बात को सुनने के बाद शांति देवी के पैर जमीन पर टिकते ही नहीं है और उसे लगता है कि उसे संसार की सारी खुशियां मिल गई है क्योंकि उसके बेटे ने उससे कहा था कि मैं विद फैमिली वहां पर आ रहा हूं और साथ में तुम्हारा पोता भी आ रहा है। तो शांति देवी बड़ी बेकरार है अपने पोते को देखने के लिए और अपने बेटा बहू को देखने के लिए। शांति देवी एक कमरे को अच्छे से तैयार करवाती है, उसे डेकोरेट करवाती है और साथ में ढेर सारे व्यंजन अपने बेटे के लिए बनवाती है। थोड़ी देर बाद उसके बेटे और बहू और उसका पोता वहां पर आ जाता है और आने के बाद शांति देवी उनका धूमधाम से स्वागत करती है और स्वागत करने के बाद उन्हें घर के अंदर रखने लगती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद शांति देवी का बेटा शांति देवी से कहने लगता है कि माँ अब तुम बुजुर्ग हो चली हो, अब तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। अब इस बात को सुनकर शांति देवी को आश्चर्य तो होता है लेकिन फिर वो सोचती है कि हो सकता है बेटे को अकल आ गई हो, अब मेरा बुढ़ापा है और ये मेरी सेवा करने के लिए बोल रहा है। तो उसके बाद शांति देवी खुशी खुशी अपने बेटे के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी उसका बेटा कहता है कि माँ अब हम लोग विदेश में रहा करते हैं तो क्यों ना हम लोग इस घर को भी बेच दें और उन खेतों को भी बेच दें जो हमारे गांव में खेत पड़े हुए हैं। अब इस बात को सुनकर शांति देवी को धक्का लगता है तो उससे कहती है कि बेटा इनको बेचने की क्या जरूरत है, इस मकान से अच्छा खासा किराया आया करता है और जो हमारे खेत हैं उनका पैसा भी डायरेक्ट वो अकाउंट में ही डाल दिया करेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति को छोड़ देंगे जो हमारा किराया यहाँ से वसूल करके हमारे बैंक अकाउंट में डाल दे। इन दोनों चीजों से आमदनी होती है तो इन चीजों को बेचना ही क्यों, और वैसे भी ये तेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। उन्होंने इसे इसीलिए बनवाया था कि बुढ़ापे में अगर हमारे पास पैसों की कमी पड़े तो हम लोग इस किराए से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। अब विकास अपनी माँ को समझाने लगता है, कहता है कि माँ ऐसा नहीं है, मैं तो इस वजह से कह रहा हूँ कि हम लोग वहां पर जाकर बस जाएंगे और उसके बाद हो सकता है हम वापस यहाँ पर आए भी नहीं, और यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को रखने का मतलब ही क्या बनता है जब हमें विदेश में ही रहना है और तुम मेरे साथ ही तो रहोगे, यहाँ पर कौन रहेगा। अब तक तुम थी तो उस वजह से हम यहाँ पर आ जाया करते थे लेकिन वहीं पर हमारा काम है, वहीं पर हमारा रोजगार है और इन पैसों से वहां पर मकान खरीद लेंगे और उस मकान के अंदर सभी लोग मिलजुल कर रहा करेंगे। अब इसके बाद जो शांति देवी होती है वह भी सोचती है कि कोई बात नहीं, इकलौता बेटा है, आखिर मेरे बाद इसका ही तो होना है। अब उसकी उम्र भी 60 साल हो चुकी थी तो वह अपने बेटे की बात को मानने के लिए एग्री हो जाती है। लगभग 2-3 दिन के अंदर उसके बेटे ने उस मकान को भी बेच दिया था और साथ में उन खेतों को भी बेच दिया था जो उनके पुश्तैनी खेत थे और सारा पैसा अपने अकाउंट में जमा करवा लिया था। इसके बाद एक दिन सुबह सुबह
वाला जो विकास होता है वो शांति देवी से कहता है कि माँ आज हमने टिकट करवा ली है और आज आपको यहाँ से चलना है। इसके बाद शांति देवी अपना पूरा सामान पैक करती है। तो जब वो सामान को पैक कर रही थी तो जो उसकी बहू थी उषा, वो उससे कहती है कि माँ जी आपके पास जितनी भी कीमती ज्वेलरी है उसको मुझे दे दीजिए, कहीं आपसे इधर उधर हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, मैं वहां पर जाने के बाद आपको इसको वापस लौटा दूंगी। इस बात को सुनने के बाद शांति अपने छोटे से बैग को, जिसके अंदर उसने ज्वेलरी रख रखी थी और साथ में उसके कुछ पैसे थे जो पैसे उसके पास रहा करते थे, उन पैसों के बैग को वो अपनी बहू को दे देती है और फिर सभी लोग एक गाड़ी में बैठकर सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर जाने के बाद जो विकास होता है वो अपनी माँ को बाहर बनी हुई एक चेयर पर बैठाता है और कहता है कि माँ मैं अभी आता हूँ, मैं जाकर टिकटों को देख लेता हूँ कि कितनी देर में हमारी टिकट कंफर्म हो जाएंगी और उसके बाद हम सभी लोग विदेश चले जाएंगे। ऐसा कहकर जो विकास होता है अपने बेटे को लेकर और अपनी पत्नी को लेकर सीधा एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है और उसके बाद जो शांति देवी होती है वो उसका वेट ही करती रह जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ सुबह से शाम हो गई थी लेकिन विकास अभी तक लौटकर नहीं आया था। शांति देवी की आंखें केवल एयरपोर्ट की तरफ ही देख रही थी और वह बार बार अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। अब तभी थोड़ी देर बाद वहां पर एक पुलिस वाला आता है तो शांति देवी उससे पूछने लगती है कि बेटा अंदर मेरा बेटा होगा, उसे जरा बाहर भेजना और कहना कि तेरी माँ काफी देर से तेरा वेट कर रही है। तो पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है और तुम लोग कहां जाने वाले थे। उसके बाद शांति देवी उसे बताती है कि मेरे बेटे का नाम विकास है और वो लोग कनाडा जाने वाले थे और मैं भी उनके साथ जाने वाली थी और काफी देर उसको हो चुकी है। अब इस बात को सुनने के बाद पुलिस वाले को इसकी हालत के बारे में पता चल जाता है और वह उससे कहने लगता है कि माँ जी कनाडा की फ्लाइट तो काफी देर पहले जा चुकी है और हो सकता है आपका बेटा उसी फ्लाइट में चला गया हो। अब इस बात को सुनने के बाद शांति देवी थोड़ी सी हैरान होती है और उससे पूछने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो पुलिस वाला उसे बताता है कि माँ जी अक्सर ऐसे यहाँ पर होते हुए देखा है कि बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ लाते हैं लेकिन यहाँ पर छोड़कर विदेश चले जाते हैं, माँ बाप को ऐसे ही छोड़ देते हैं इधर उधर घूमने के लिए और कोई भी उनका ख्याल नहीं करता है। अब इस बात को सुनने के बाद पहले तो शांति देवी को विश्वास नहीं होता लेकिन पुलिस वाला उसे विश्वास दिलाता है और कहता है कि माँ जी यहाँ पर ये रोज का है, रोज कोई ना कोई अपने माता पिता को ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। अब जैसे ही ये बात शांति देवी के समझ में आती है तो उसके बाद शांति देवी फूट फूट कर रोने लगती है। पुलिस वाला उनका धैर्य बंधाता और कहता है कि माँ जी कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब आप वापस से घर चली जाओ। लेकिन तभी शांति देवी अपनी पूरी कहानी कि किस तरह से उसके बेटे ने घर और खेतों को बेच दिया है और उसे विदेश ले जाने का झांसा दिया था, इस बात को पुलिस वाले को बताती है तो पुलिस वाला भी बड़ा ही उदास होता है और वह दुखी मन करके वहां से चला जाता है। इसके बाद जो शांति देवी होती है वो धीरे धीरे एयरपोर्ट से बाहर निकलती है और एयरपोर्ट के बाहर जो सड़क थी उस सड़क के फुटपाथ पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद एक ऑटो वाला वहां पर आकर रुकता है। वह बुजुर्ग महिला को इस तरह से रोता हुआ देखता है तो उनसे रोने का कारण पूछने लगता है। तो शांति देवी अपनी पूरी कहानी उस लड़के को बता देती है और इस कहानी को सुनने के बाद वह ऑटो वाला भी फूट फूट कर रोने लगता है। तो वह उनसे कहता है कि माँ जी कोई बात नहीं, आपका बेटा चला गया, उसे तो मैं वापस नहीं ला सकता लेकिन आपको जहां जाना है वहां पर मैं आपको छोड़ सकता हूं। अब इसके बाद शांति देवी उससे कहती है कि बेटा मेरा कोई घर तो है नहीं लेकिन फिर भी तुम मुझे वहीं पर छोड़ाओ, कम से कम वहां पर जानने पहचानने वाले लोग हैं और वो लोग मुझे खाने के लिए खाना तो दे देंगे। इसके बाद शांति देवी उस ऑटो में बैठती है और फिर से उसी घर पर पहुंच जाती है जो घर उसके बेटे ने बेच दिया था। अब तक रात हो चुकी थी और रात के समय उस घर के गेट बंद हो गए थे क्योंकि यह रूल शांति देवी का बनाया हुआ था और उसी रूल को उस घर के किराएदार फॉलो कर रहे थे। शांति देवी वहां जाने के बाद घर के बाहर एक चबूतरा बना हुआ था, उस पर बैठ जाती है और पूरी रात भर इस बात के बारे में सोच सोच कर पश्चाताप करती है और फूट फूट कर रोती रहती है। अब जैसे सुबह होती है तो सुबह के समय एक लड़का दरवाजा खोलता है और बाहर जैसे शांति देवी को देखता है तो एकदम से उसके पास आता है कि माँ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आपने तो अपना घर बेच दिया था और मैंने सुना था कि आप विदेश जाने वाले हो अपने बेटे के साथ, लेकिन आप यहाँ पर कैसे। उसके बाद शांति देवी उस लड़के को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि दोस्तों इस लड़के का नाम था अजय और अक्सर जब शांति देवी अकेली रहा करती थी तो अजय उनके पास आ जाया करता और घंटों तक उससे बात किया करता था। क्योंकि अजय का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, वह एक अनाथ था। शांति देवी के अंदर उसे अपनी माँ दिखाई दिया करती थी और इसी वजह से उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लगाव था। अब शांति देवी जैसी पूरी बात अजय को बताती है तो उसके
बाद अजय भी फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि माँ कोई बात नहीं, जिस बेटे को आपने जन्म दिया है वो ना सही, लेकिन आपका ये बेटा है अभी और ये आपकी अच्छी तरह से देखभाल करेगा। ऐसा कहकर वह शांति देवी को अपने साथ उसी कमरे के अंदर ले जाता है जिस कमरे का किराया भरकर वह उस घर के अंदर रहा करता था। अब इस बात को देखने के बाद शांति देवी को बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन वो करती भी तो क्या करती, ये उसकी मजबूरी थी। अजय उसको अपनी माँ की तरह घर के अंदर रखा करता था और उसके लिए किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो शांति देवी है वह सोचती है कि इस तरह से तो टाइम व्यतीत नहीं होगा, भले ही मैं बुजुर्ग हो चली हूँ लेकिन मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। तो जो शांति देवी थी उन्हें खाने बनाने का बहुत ही ज्यादा शौक था, तो वह उस लड़के अजय से कहती है कि बेटा तुम ऐसा कर सकते हो, कुछ फालतू घर का राशन लाकर मुझे दे दो और मैं खाना बनाकर कुछ काम करना चाहती हूँ। अब इस बात को सुनकर अजय उनसे मना करता है कि माँ आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन शांति देवी जिद करती है, कहती है कि बेटा मेरे अकेले का मन नहीं लगता, अब दिन के समय में तू काम करने के लिए चला जाया करता है और मेरे पूरा दिन भर घर के अंदर ऐसी थाली बैठी रहा करती हूँ। अब इस बात को सुनकर जो अजय है वो घर का कुछ एक्स्ट्रा राशन लाकर शांति देवी को दे देता है। अब शांति देवी उस राशन से खाना बनाने लगती है और खाना बनाने के बाद उसी घर के सभी लोगों से बात कर लेती है जो वहां पर किराए पर रहा करते थे, क्योंकि उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कॉलेजों में पढ़ा करते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो कंपनियों में काम किया करते थे। अब उन लोगों के लिए वो खाना बनाया करती और खाना बनाने के बाद उसने टिफिन सर्विस चालू कर दी थी। शांति का काम अच्छी तरह से चलने लगता है क्योंकि सभी लोगों को शांति देवी की कहानी पता थी कि उसका बेटा उसे एयरपोर्ट पर छोड़कर चला गया और यह घर किसी दिन उसका ही था और शांति देवी को खाना बनाना अच्छी तरह से आया करता था, तो इसी वजह से वो चारों तरफ फेमस होने लगती है। पहले तो वो उसी घर के अंदर खाना सप्लाई किया करती है, लेकिन अब उस घर के बाहर से भी कुछ ऑर्डर उसके पास आने लगे थे। कुछ महिलाएं जो ड्यूटी किया करती थी वो अपने घर के सभी सदस्यों के लिए टिफिन लगवा लेती हैं और रेगुलर उसका काम चालू होने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ शांति देवी का काम और भी आगे बढ़ने लगता है और उसने अपने पास कई महिलाओं को रख लिया था जिन्हें काम की जरूरत थी और वह शांति देवी के कहे अनुसार काम करने लगती हैं और उसका बिजनेस बहुत ही बड़ा होने लगता है। अब जब बिजनेस उसका बढ़ता है तो बिजनेस बढ़ने के साथ साथ उसके पास पैसा भी बढ़ता है और उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वह अपने उस घर को दोबारा से खरीद लेती है जो घर उसके बेटे ने बेच दिया था। इसके बाद शांति देवी और भी अच्छी तरह से काम करती है और काम करने के दौरान उसने अपने उन खेतों को भी खरीद लिया था जिन खेतों को उसके बेटे ने बेचा था और जो उनके पुश्तैनी खेत थे। लगभग 4 साल के अंदर शांति देवी वहां पर फेमस हो गई थी कि एक 60 साल की महिला जिसने अपना बिजनेस खड़ा किया और बिजनेस खड़ा करने के बाद वो अच्छा खासा पैसा कमाया करती हैं। अब इसके बाद एक अवार्ड फंक्शन होता है और उस अवार्ड फंक्शन में शांति देवी को पुरस्कार देने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि शांति देवी अब एक ऐसी महिला बन गई थी जिन्होंने 60 साल की उम्र में अपने बिजनेस को इतना ऊंचा बढ़ा दिया था जिसके सामने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन फेल हो गए थे। शांति देवी को वहां पर अवार्ड मिलता है और अवार्ड के साथ साथ उनकी वीडियो फुटेज भी बनाई जाती है और शांति देवी की सक्सेस की कहानी को सुनने के लिए लोग उनसे कहने लगते हैं। इसके बाद शांति देवी माइक पर जाती है और वहां जाने के बाद अपनी स्टोरी सभी दर्शकों को बताने लगती है। जैसे ही शांति देवी अपनी पूरी स्टोरी को बताती है कि उसके पति पहले ही मर चुके थे, उसके बाद उसने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन उसके पति के बनाए हुए घर को उसके बेटे ने बेच दिया और उसको कनाडा ले जाने के बहाने एयरपोर्ट पर छोड़कर चला गया। इस बात को सुनने के बाद सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और सभी दर्शक जो वहां पर बैठे हुए थे वह फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बाद शांति देवी दोबारा से अपने काम में लग जाती है, लेकिन तभी एक दिन अचानक से उनका वही बेटा जो उन्हें कनाडा ले जाने के बहाने से एयरपोर्ट पर छोड़कर चला गया था वो अपनी पत्नी के साथ शांति देवी के पास आता है और उनके पैरों में पड़कर फूट फूट कर रोने लगता है, उनसे माफी मांगता है और कहता है कि माँ जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। लेकिन जो शांति देवी होती है वो उन्हें धक्के मारकर वहां से निकलवा देती है, उसी लड़के अजय से जिसके साथ वो रहा करती थी और जिसने उसे मुश्किल वक्त में सहारा दिया था। कहती है कि तुम लोग मेरी औलाद नहीं हो, अगर मेरी औलाद होते तो मुझे इस तरह से एयरपोर्ट पर छोड़कर नहीं जाते। मैं बहू की तो मान लेती कि बहू मुझसे चिढ़ा करती है, लेकिन तू तो मेरी कोख का जना था, तूने जो मेरे साथ किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। ऐसा कहकर वो उन दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। वे भी अपना मायूसा चेहरा लेकर वहां से चले जाते हैं और रास्ते में चलते हुए दोनों पति पत्नी अपने किए गए काम को लेकर बड़ा ही शर्मिंदा होते हैं। उन लोगों ने जो अपनी माँ के साथ किया था ऊपर वाले ने उसकी सजा उन लोगों को दे दी थी, क्योंकि जब लोग ये यहाँ से उस पैसे को लेकर गए थे तो वहां जाने के बाद इन्होंने एक आलीशान घर बनाया और उसमें ढेर सारे नौकर चाकर अपनी सेवा के लिए रखवा लिए थे। लेकिन दोस्तों जहां पर वह लड़का विकास नौकरी किया करता था अचानक से उसकी वो नौकरी छूट जाती है, क्योंकि उसने काफी लंबी छुट्टी कर ली थी और उस नौकरी को छूटने के बाद भगवान की करनी कुछ ऐसी होती है कि उसको कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलती है और नौकरी ना मिलने की वजह से उसके जो नौकर होते हैं जो उसने लगा रखे थे उन नौकरों की सैलरी देने में उसका सारा रुपया पैसा
बर्बाद हो जाता है और उसके बाद उन्होंने घर के ऊपर भी लोन ले लिया था, लेकिन लोन से भी उनका गुजारा नहीं हो पाता है। इसके बाद वे भागकर दोबारा से मुंबई आ जाते हैं और मुंबई में एक किराए का कमरा लेकर वहां पर रहने लगते हैं। अब उसके बाद एक दिन विकास बैठा बैठा फोन चला रहा था और फोन के अंदर जैसे उसे अपनी माँ की वीडियो दिखाई देती है कि उनकी माँ एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन बन गई है और उन्हें अवार्ड भी दिया जा रहा है। तो इस बात को सुनकर वह अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है और दोनों पति पत्नी अपनी माँ के पास उनसे माफी मांगने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी माँ भी उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और वह अब मायूस सा चेहरा लेकर वापस से अपनी उसी जिंदगी में लौट जाते हैं जिस जिंदगी को वो जी रहे थे। बड़ी ही दुख भरी जिंदगी उनकी हो गई थी। इधर जो शांति देवी होती हैं वे एक दिन अजय से बात करती हैं और कहती है कि बेटा अब तेरी उम्र शादी के लायक हो गई है, तो मैं चाहती हूं कि तुम शादी कर लो, क्योंकि मेरा भी मन है कि मैं अपने पोते को खिलाऊं और इसी वजह से तुम्हें शादी करनी होगी। अब इस बात को सुनकर जो अजय होता है उससे कहता है कि माँ जी आप कैसी बातें कर रही हो, मुझ अनाथ से भला कौन शादी करेगी। लेकिन तभी शांति देवी उसके सर पर हाथ रखती है और कहती है कि बेटा तू अनाथ नहीं है, तू मेरा असली बेटा है। तूने मुझे उस टाइम पर सहारा दिया है जिस टाइम पर कोई भी मेरे साथ नहीं था। अब इस बात को सुनने के बाद जो अजय होता है वो उसको गले से लगा लेता है और शांति देवी भी उसको गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। अजय भी उनसे कह देता है कि ठीक है माँ जी, अगर आप मेरी शादी करना चाहते हो तो आप ही मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ दीजिए, उसी से मैं शादी कर लूंगा। इसके बाद जो शांति देवी होती हैं वो अजय के लिए एक लड़की ढूंढती हैं और उससे उसकी शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद जो अजय होता है वो शांति देवी के पास रहने लगता है और उसकी पत्नी अच्छी तरह से शांति देवी की देखभाल किया करती है और शांति देवी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी अजय के नाम ही करवा दी थी, क्योंकि वह अजय को अपना असली बेटा माना करती है और उसी के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करती है। अजय को एक लड़का होता है और वह लड़का शांति देवी को दादी दादी कहकर पुकारा करता है और शांति देवी दिन भर उसकी देखरेख किया करती और शांति देवी की बहू अपनी सास का ख्याल रखा करती। तो दोस्तों ये थी कहानी शांति देवी जी की, जिन्होंने अपनी 60 साल की उम्र में अपने बिजनेस को खड़ा किया। उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा से अपने मुकाम को हासिल किया। आप क्या कहना चाहते हो शांति देवी के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो विकास के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो अजय के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।